समुद्रस्य हिमाद्रेशेव दक्षिणम यवर्षम तद भारतम नाम भारती यत संसति। अर्थात हमारा भारत देश, जिसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र है तथा हम सभी भारतीय यहाँ निवास करते हैं। परम पूजनीय प्रधानाचार्य महोदय, देवता तुल्य गुरुजन, गांव से पधारे हुए सभी अतिथिगण एवं मेरे सभी छोटे बड़े प्यारे प्यारे भैया बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनीषा झाला देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में आप सभी के साथ अपने कुछ विचारों को साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो, क्योंकि हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने एक आजाद भारत, एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की दौड़ 1857 की क्रांति से ही शुरू हो गई थी, जिसने 1947 में वर्षाल बनकर हमारे देश को आजाद कराया। मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंसे हुए थे, तब रंग दे बसंती चोले की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। वह मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे और अपनी देशभक्ति को साबित कर जाते थे। ये उस दौर में देशभक्ति की कसौटी हुआ करती थी। और उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत के घर की स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाया करती थी। आपकी कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसमें कि कहीं बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी जब एक बेटा सरहद पर जाता था तो उसकी माँ उसे पत्र लिखा करती थी और उस पत्र में लिखा जाता था कि अम्मा ने खत भेजा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत भेजा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह से पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था तो वह मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी पर चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज हमारा देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में जो व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ करता है वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वह बच्चा जो नंगे पांव ट्रैफिक की छांव में तिरंगा बेचता है, क्या ये उसकी देशभक्ति है? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। वह ना मंदिर को जानता है, ना मस्जिद को जानता है, ना मंदिर को जानता है, ना मस्जिद को जानता है। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वह सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। देशद्रोहियों के जीवन में तूफान ला देना है देशभक्ति, ताकि हम देशद्रोहियों को समझा सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्र भी तेरी है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। और हमारी देशभक्ति तब और बहाल हो जाती जब एक बेटा अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता। अरे करा उठती है देशभक्ति जब हम किसी को मुसीबत में देखकर उसको बचाने की जगह अपनी सेल्फी लेकर अपने लाइक्स को बढ़ाने में लगे होते हैं, सेल्फी लेकर अपने लाइक्स को बढ़ाने में लगे होते हैं। हमारे देश के युवा के ऊपर कई जिम्मेदारियां थी अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र की आशाओं को एक साथ बांधे रखने की। वही युवा आज 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है, अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोजगार ने मेरे भारत का भविष्य बिगाड़ कर रखा है। जीते हैं जहां पत्थर को लगाए जाते हैं 56 भोग,
जहाँ पत्थर को लगाए जाते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। दान देने के हैं इच्छुक तो जीते जी रक्तदान कीजिए और मरने के बाद कीजिए अंगदान, ताकि कोई किसी ना किसी का जीवन दान मिल जाए। क्या बात, बहुत बढ़िया। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है साहब, बस इतनी सी बात का गुरूर है साहब। मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। जोरदार ताली। बहुत सुंदर। अरे भी हमारे समाज में नजर आती है कि कहा जाता है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना किसी हिंदू की जरूरत है, ना किसी मुस्लिम की जरूरत है, ना किसी सिख और ईसाई की जरूरत है। हमारे देश के राष्ट्र निर्माण के लिए केवल और केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल और केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में नजर आती है, जहाँ हमारे देश ने तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी थी, वहीं हमारे देश का आज एक विश्वविद्यालय भी खड़ा नहीं हो पाता है। जहां हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान हैं, वहीं हमारे देश के गरीब में बेरोजगारी का जमात पकड़ाकर नंगे पांव उसके हाथों में शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और इन सब का जो कारण है ना, वो है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल दो तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। और ऐसी कई गजब की बीमारियां हमारे समाज में नजर आती हैं, और इन सब का जो कारण है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। क्योंकि जब तक हमारे देश का युवा मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत देता रहेगा और अपनी जाति अपने धर्म को ऊंचा मानकर दूसरे के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, और एक बिल्ली के रास्ता काटने पर भी खड़ा हो जाएगा एक शिक्षित वर्ग ही, तो हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा और न ही हमारे देश से अंधविश्वास जाएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। कहती हूँ कि हमारे देश के राष्ट्र निर्माण के लिए, हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में जाति पर नहीं सामाजिक सशक्तिकरण पर बात की जाएगी। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम हमारे स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं, हमारे देश का सड़क पर चलने वाला हर नागरिक हाथ बटाएगा। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण सही मायने में तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञानार्जन के लिए सरकारी विद्यालय की चौखट पर पांव रखेगा। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि हमारे देश का नागरिक चारित्रिक रूप से, नैतिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न छिन्न अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। वाह वाह वाह, गजब गजब, जोरदार ताली। वाह। तब तक हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगी। बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a symbol daughter of this motherland, feel proud to be an Indian। मैं सल्यूट करना चाहूंगी हमारे देश के जवानों को जो दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश के पुलिस प्रशासन को, हम सबको शिक्षा देने वाले हमारे गुरुजनों को, और हर उस व्यक्ति को जो अपना कार्य पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करता है। और मैं जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। मैं भारत की बेटी यहाँ इस मंच पर खड़ी होकर पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कहती हूँ, जब तक आप, हम और सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो हमारे देश का राष्ट्र निर्माण जरूर संभव होगा। क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाना, हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाना, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाना, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाना। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। वाह वाह। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला अगर सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला अगर सबके दिलों में बुलंद,
तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। वाह, अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए।